वेलकम बैक व्यूअर्स। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं और बढ़ती दिख रही हैं। यहाँ प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा ब्रेक के इमीडिएटली बाद। दोबारा से सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक और स्टेट उठाता हूँ, महाराष्ट्र ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे हमने हरियाणा का जिक्र किया, इलेक्शन होने वाले आने वाले समय में 3 से 4 महीने में, तो यहाँ पर भी एक नारायण राणे ने, जो आपके महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, 2005 से आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं जब शिवसेना छोड़कर आए थे, तो उनका आज रेजिग्नेशन देना कहीं ना कहीं वो भी एक झटका रहेगा आपकी पार्टी के लिए। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो पार्टी भी छोड़ दें, मंत्रालय छोड़ा है, पार्टी भी छोड़ दें। मैंने अपनी बात रखी आपके आगे कि कोई बड़ी बात नहीं कि चंद दिनों में वो आपकी पार्टी भी छोड़ दें। आए थे तो अभी सत्ता पक्ष में रहे हैं 10 साल महाराष्ट्र में, हो सकता है चले भी जाए, हो सकता है चले भी जाएं, लेकिन कांग्रेस में कोई डूबती नाव को अक्सर बहुत लोग छोड़कर भागते हैं, लेकिन नाव नहीं है सर, वहां पे अच्छा काम किया है। आपके हर स्टेट में प्रदीप जी बुरा हाल है। यू आर नॉट एबल टू सस्टेन इवन योर लोकल स्टेट कांग्रेस यूनियन। वो सोचे कि हम कैसे रिपीट करें, आप किस लेवल के साथ आगे जाएं, हम नेता बने रहें। आप सुनिए मेरी बात, आपकी पार्टी के लिए कुछ मंत्रगणना, कुछ मंथन का समय शायद आ गया है। आप भी नहीं चाहेंगे कि भारत के नक्शे से पार्टी का वजूद ही खत्म हो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां एक और चीज मैं उठाना चाहूंगा, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है मोर साहब कि मैं सिर्फ यहां राणे की ही मैं बात अगर देखता हूं, समस्या मुझे इससे भी बड़ी दिखती है, क्योंकि महाराष्ट्र के जब चुनाव आएंगे तब मुझे सीधा क्लैश होता दिखता है एनसीपी और कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कुछ हमने देखा रिफ्ट्स पहले से दिखने लगे थे जब अजीत पवार ने सीधे तौर पर एक वार्निंग दी थी कांग्रेस पार्टी को कि हमें इस बार जो 272 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की, स्टेट लेजिस्लेचर की महाराष्ट्र में, उसमें से 144 सीटें अगर हमें नहीं मिली तो हम सभी सीटों पर अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे। और सब मैं आपके पर्सन पे आऊं उससे पहले मेरे एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कांग्रेस की क्या स्थिति रही कि केंद्र में संगठन इतना हावी रहा कि सरकार दिखाई नहीं दी जी, और प्रांतों में देखिए सरकार इतनी हावी रही, संगठन दिखाई नहीं दिया जी, कि किसी भी प्रदेश में आप देखिए कि वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी। पूर्ण रूप से जो सरकार चला रहे थे जी, वही चला रहे थे, संगठन बिल्कुल अनदेखा था। ऊपर केंद्र में देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जहां सरकार बिल्कुल गौण थी, मतलब संगठन हावी था, वो किसी भी रूप में ना, मतलब सेंट्रल लेवल पे इंट्रा पार्टी कहीं डेमोक्रेसी थी, ना स्टेट लेवल पर, सब कुछ कहीं ना कहीं 10 जनपद से इस तरह से जकड़ा हुआ था कि अब विद्रोह कहीं ना कहीं। एनसीपी ने जो कहा कि वो उन्होंने कहा कि 144 सीटें चाहिए। आप लोकसभा में देखिए कि क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, जयललिता जी, सबने अच्छा प्रदर्शन किया जी, लेकिन जो जो पार्टी यूपीए के घटक दल थे या जो 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 यूपीए के घटक दल रहे, वहां उन पार्टियों को हरा दिया जी। तो इस प्रकार से जो एनसीपी कह रही है वो कहीं ना कहीं ये मान रही है कि हम कांग्रेस की बजाय हम मजबूत है वहां पे, और अगर गठबंधन टूटता है दोनों का तो दोनों में भयंकर रूप से जो वोटों का बिखराव है, जो दोनों में बंटवारा होगा, वो मैं ये मानता हूं कि वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान है। क्योंकि अगर असम में भी मैं देखता हूं इलेक्शन 2011 की बजाय अगर 13 में हुए होते तो शायद रिजल्ट कुछ ना हो रहा था, और वो भी 13 के लेटर हाफ में। महाराष्ट्र में तो पवार साहब एक स्थिति हो रहेगी, एक तो अगर इनका गठबंधन टूटता है, दूसरा हमें कोई भी महाराष्ट्र के अंदर स्ट्रॉन्ग नेता इनका दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस व्यक्तित्व के बिना पे कांग्रेस वहां पे अपना काम चला सके राजनीतिक रूप से। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर मोर साहब एक और चीज थी, क्योंकि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर हमने देखा है महाराष्ट्र में कई बदले हैं, और जो लेटेस्ट कांग्रेस की चॉइस थी पृथ्वीराज चौहान, उससे वहां का लोकल काडर खुश नहीं था, जैसे हमने असम में भी देखा, और इस तरह के कुछ रिफ्ट अब हमें हरियाणा में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो यहां दुग्गल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ पुराने आंकड़ों पर नजर डालता हूं, लोकसभा के चुनावों की मैं बात करूंगा, 2009 में कंबाइंड सीटें 25 थी, कांग्रेस की 17, एनसीपी की 8, और इस बार 25 के आंकड़े से सीधा 6 पर आते हैं, और 6 में से कांग्रेस की भी, यानी एनसीपी से आधी, एनसीपी 4, कांग्रेस 2, तो कहीं ना कहीं एनसीपी का भी अगर अपना हक मांगता है, अपना पीस ऑफ ब्रेड मांगती है आज वो महाराष्ट्र में कि हमें ज्यादा सीटों पर अपने नुमाइंदे उठाने हैं, तो आई थिंक इट इज देयर टाइम टू कॉल द शॉट्स इन महाराष्ट्र इलेक्शंस। देखिए, एनसीपी और कांग्रेस दोनों से ही महाराष्ट्र में अगर आप देखना चाहें तो शरद पवार जी से भी वहां पे लोगों को उनके बारे में भी सब मालूम है कि किस तरह से उन्होंने कितना जो है, जैसे कृषि मंत्री थे यहाँ पे वो सेंटर में, और किस तरह की स्टेटमेंट वो देते थे कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और कोई बारिश नहीं आने वाली है तो मैं कोई महंगाई को ऐसे कम नहीं कर सकता हूँ। आई मीन उनका कोई स्टेटमेंट एक जो होना चाहिए आम जनता को कम से कम। देखिए कई बार क्या होता है, सुप्रिया सुले की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उन्होंने चुनावों से पहले फार्मर्स को ब्लैकमेल किया था कि अगर आपने उनके लिए वोट नहीं किया तो आपके पानी की सप्लाई में काट दो। तो ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स लोग अब समझने लगे हैं, और अब जो है वो सिर्फ किसी के अब बाहुबल से या समझे कि धन बल से, छल बल से अब इन सबसे
ऊपर उठ के अब लोग इन रियल मीन्स डेमोक्रेसी में विश्वास रखने लगे हैं। और अब ये आप देखिए बिल्कुल साफ हो जाएंगे, वहां से एनसीपी कांग्रेस कुछ नहीं रहेगा सिवाय बीजेपी के। लेकिन वहां पे कई बार हमने पहले देखा है, कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी थी और जिस तरह से देश की आज़ादी में बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, बड़ा अपना उनका योगदान रहा, लेकिन जिस तरह से हमने डिटीरियोरेशन देखा है पार्टी में पिछले कुछ टाइम के बाद से, और लोकल इलेक्शंस की बात थी पार्टी के अंदर 70 के दशक तक वो होता था, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा एनार्किक सिस्टम आ गया, वहाँ ऐसी ऑटोक्रेसी आ गई। और जनरली आप देखेगा एनार्किक और ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी को इनकरेज कभी नहीं करती हैं, और उसी का कहीं ना कहीं आज 2014 में जाकर कांग्रेस शिकार हुई है। इवन इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी कुछ काम होता था, लेकिन अब की बार ये पिछले 10 सालों में जो इनएक्टिव रही है, 10 साल में आप कितने एग्जांपल्स आपने खुद देखे हैं। 99 में से जो 99 जो रेलवे प्रोजेक्ट थे उसमें से एक का पूरा होना, जो गंगा का वो था उसमें एक मीटिंग में भी प्रधानमंत्री का नहीं जाना। तो जो तो जब ये इनएक्टिवनेस जो रही है ना जी, तो एक जो न्यूटन थर्ड लॉ है, तो इसमें मैं तो ये कहूंगी कि टू एवरी इनएक्शन डेमोक्रेसी में देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शन है, अब ये यू कैन से कि जो है ना जनता का ये रिएक्शन है जो इनकी इनएक्टिविटी रही है ना पिछले 10 साल में। फोगाट जी मैं आपको लाना चाहूंगा डिबेट में, दुग्गल की बात को आगे ले जाना चाहता हूं। इन्होंने जो बात कही कि कांग्रेस में जो नेतृत्व किस किस्म का आया, देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, लेकिन ये सब लोग जानते थे कि उनका रिमोट किन के हाथ में है। दूसरा, किन लोगों को आगे किया गया। 2012 में जन लोकपाल आंदोलन हुआ दिल्ली में, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, उस दौरान कितनी जो है गैर जिम्मेदारान तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने बिहेव किया। आप उसमें कपिल सिब्बल ले लीजिए, आप उनमें जो है अपना क्या नाम है सलमान खुर्शीद, दिग्गी राजा, इन लोगों ने कांग्रेस का क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूं जो यूथ है कांग्रेस के, जो सही मायने में पढ़े लिखे और एनर्जेटिक नेता हैं, जैसे हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सचिन पायलट, कई बार हैरानी इस बात से होती है, इन लोगों को आगे लेके आना चाहिए। दिग्विजय के खुद हारने के बाद उन्होंने कसम खाई कि मैं 10 साल तक कहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और फिर उसके बाद राहुल गांधी के साथ कॉम्बिनेशन में 2012 की यूपी के चुनावों की कमान उनको सौंप दी जाती है, और रिजल्ट उसके बाद आपके सामने ही है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में खतरनाक सिचुएशन पैदा होती मैं देखता हूं। माना वहां सीटें 80 प्लस कुछ हैं, ज्यादा नहीं है जहां विधानसभा चुनावों की बात करें, लेकिन लोकसभा में जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीटें ली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3, यानी 6 में से 5। अब इस बार दोनों का 0-0 का आंकड़ा आया है वहां पर, और कहीं ना कहीं उस मैंने जैसे कहा ना कि डूबते जहाज के साथ लोग अक्सर चलना नहीं चाहते, तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं एक फैसला ऐसा लिया है अब कि मुझे कांग्रेस के साथ अब शायद मिलकर नहीं चलना। और क्योंकि आई थिंक अगर यही ट्रेंड है, जो पार्टियां कांग्रेस के साथ रही, जैसे मायावती ने भी कहा था कि जो हमें 0 मैंडेट मिला है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में, वो हमारे कांग्रेस के साथ जो नजदीकियां थी, गठबंधन थी, उसका पब्लिक ने हमें कहीं ना कहीं इनाम दिया है। तो इसमें मैं 2014 में भी जम्मू कश्मीर में शायद महबूबा मुफ्ती को ही देखूं वापसी करते हुए पीडीपी को। लग रहा है ऐसा कि उनकी वापसी होगी जी। ऐसे में कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस का वहां कांग्रेस के लिए वहां ज्यादा कुछ है नहीं जी, लेकिन वो लगातार अभी समर्थन में और गठबंधन में रहे हैं, और अब वो अकेले जाएंगे तो लोगों से क्या पाएंगे जी। साफ सी बात है, ये तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। जेएनके में बीजेपी ने भी अपना वजूद बनाया है, नहीं बढ़ाया, उल्टा ज्यादा सीटें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। नरवाल साहब एक बात यहाँ बड़ी अहम है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे डिबेट का हिस्सा है आज का, कि क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, क्या वो दमखम, वो इंटेलिजेंशिया, वो मैन पावर, वो मैग्नेटिज्म, वो चुंबकीय ताकत कांग्रेस में क्या आज भी है? सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे आप पाएंगे कि 91-96 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, नेहरू गांधी परिवार नहीं लीड कर रहा था, कांग्रेस को उस समय भी वीक माना गया कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े नेता उस टाइम अर्जुन सिंह तिवारी, एनडी तिवारी, माधवराव सिंधिया और चिदम्बरम जैसे मंमता बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। और 99 में जब वापसी कहीं ना कहीं कमांड सोनिया के पास आई, तो ऑफ कोर्स एनसीपी का गठन हुआ। शरद पवार को कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था, उनके फॉरेन ओरिजिन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो जी हाँ, उसमें तारिक अनवर भी थे, पीए संगमा भी थे। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा यह उठता है कि क्या, क्योंकि जिस तरह से बार बार कांग्रेस ने वापसी की है ऐसा नहीं है, और हमने जब जब देखा है कांग्रेस स्ट्रांग रही है तो वो नेहरू गांधी परिवार की बागडोर में ही रही है। तो क्या आगे फ्यूचर सिनेरियो आपको क्या दिखता है? देखिए पवार साहब, पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है जी, लेकिन कांग्रेस में ये क्षमता है, दोबारा खड़ी हो सकती है, बशर्ते के जिस तरीके से फोगाट साहब ने बात कही है कि जो एनर्जेटिक और जो यंग लीडर हैं, यंग लीडरशिप, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम इन्होंने लिया, सचिन पायलट सिंधिया लिया, और जैसे अपने लेट मी कंप्लीट,
जैसे अपने दिग्विजय सिंह हैं या मनीष तिवारी हैं या और जो लोग हैं, इनको पीछे हटा के और आगे नए लोगों को लेके आना पड़ेगा। हालांकि नेतृत्व तो नेहरू गांधी परिवार में ही रहेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, नई जनरेशन भी चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की उम्मीद ना ही रखें आने वाले समय में। ये बात निश्चित तौर पे, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है, क्षमता है उसमें, और मैं उनका भविष्य लेकिन नरवाल जी, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि अगर क्षमता है तो साथ में टॉलरेंस भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं? क्योंकि आपको याद होगा जब भंवर लाल शर्मा ने राजस्थान एमएलए हैं, राजस्थान की स्टेट यूनिट से, उन्होंने जब चुनावों का 16 मई को नतीजा आया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बात कही थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर लगते हैं एक टीम ऑफ जोकर्स की राहुल गांधी, और दिशाहीन है, डायरेक्शन लेस है, उनको कोई मास बेस नहीं है, उनके कोई फॉलोइंग नहीं है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी से। और टीएच मुस्तफा का आपको याद होगा केरला से, उन्होंने राहुल को जोकर बोला था, उनको भी साहब इस्तीफा देना पड़ा। और जगदम्बिका पाल ने तो जब पार्टी छोड़ी थी उसी समय कह दिया था मार्च 2014 में कि कांग्रेस पार्टी को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जा रहा है, कि शहजादे साहब यानी राहुल गांधी जैसे उन्होंने शब्द यूज किए कि वो कुछ ना कुछ सीखें और वो उसके बाद लीड करें। कहते कांग्रेस पार्टी हाई टाइम कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड एंडलेस ईयर्स ट्रेनिंग राहुल गांधी। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और ये बात मैं कह चुका हूं कि जो नेतृत्व है वो नेहरू गांधी परिवार में ही रहेगा। तो लेकिन क्या सोनिया गांधी की ये जिद है कि मैं तो नेतृत्व राहुल के हाथ में ही दूंगी, चाहे वो केपेबल हैं या नहीं? हमारे साहब, ये सोनिया गांधी की जिद नहीं है, बल्कि कांग्रेसमैन की भी जिद है कि वो यूनाइटेड रहेंगे। तो नहीं, आप सुनिए नरवाल जी यहाँ पे, मोर जी मैं चाहूंगा आप भी डिबेट में आए, और ऑफ कोर्स प्रदीप जी यू कैन बट इन एनी टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव कांग्रेस के लिए बहुत कुछ जा रही है आज की डिबेट में। चाहूंगा आप आकर कुछ जवाब दें, क्योंकि देखिएगा मिलिंद देवरा ने भी उस टाइम कहा, मिलिंद देवरा ने भी ने कहा, मैं ये छोटे एमएलए की अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट यूनिट से, बड़े लीडर्स ने भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लीडर्स को आना चाहिए जिनके पास फील्ड एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने चुनावी क्षेत्र के जो युद्ध हैं वो लड़े हों, उनको कुछ ना कुछ तजर्बा होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग शॉट्स कॉल कर रहे हैं आज कांग्रेस में, जिनको ना एक्सपीरियंस, ना कोई स्टेटस है, ना स्टैंडिंग है, और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने राहुल पर भी निशाना साधा कि जो टीम आपको एडवाइस करती है, और जो एडवाइस लेने वाला कौन था? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की पुरजोर उन्होंने कहा उनको जिम्मेवारी बनती है। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं हमें प्रदेश स्तर पर संगठन का पूरी तरह से अभाव दिखाई दिया जी। अब ऐसी स्थिति में जो राहुल जी के एडवाइजर हैं वो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर किस्म के नेता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके संगठन में कहीं कोई काम नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं है। वो और पहले की स्थिति आप देखिए कि जब कांग्रेस ने जब रिवाइव किया, आप देखिए कि कांग्रेस, बुरी स्थितियां तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की आती है, लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन जिस ढंग से आपने कहा कि शर्मा जी ने या विभिन्न नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमले किए, ऐसा कभी नहीं हुआ कांग्रेस में। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व में जो संगठन को संभाले हुए जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ निचले स्तरों पर आरोप लगे हों कि ये जोकरों की जमात है या ये इस प्रकार के। पहले ये अपने आप में प्रेसिडेंट है, व्यक्तिगत से उनकी पहली बार इससे ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर का जो नेतृत्व उसको इतना कमजोर मान लिया गया, और ऐसी स्थिति में रिवाइव की संभावना बहुत कमजोर नजर आती है। प्रदीप शहीद होना चाहते थे, ये बातें बोल के शहीद हुए ना, शहीद हुए भी तो, लेकिन पार्टी को नुकसान शहीद होना, पार्टी निकालना बहुत फर्क है। लेकिन प्रदीप जी उन्होंने दूसरी पार्टी में स्थान बनाना चाहते नहीं, आप सुनिए, उन्होंने सिर्फ जो पार्टी में गलत हो रहा था उसको आवाज निकाली, एक उसको उठाने की चेष्टा की, जिसकी उसको सजा मिली। बहुत पहले जो सलाहकार थे उन्होंने सरकार चलाई है। अच्छा प्रदीप जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मिलिंद देवरा ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राहुल पर निशाना साधा, उनको आपने क्यों नहीं निकाला? और उसके अलावा प्रिया दत्त को भी आप जानते हैं, वो भी बॉम्बे से चुनाव लड़ी थी जैसे मिलिंद देवरा लड़े थे, और उन्होंने भी सीधे तौर पर, और माफ कीजिएगा दोनों हारे, इतने बड़े आपके सीनियर लीडर, पुराने लीडर्स हैं ये। आप सुनिए ना, बट बात नहीं है, नो व्हाई नोबडी फाइट्स इन इलेक्शन टू लूज, नोबडी। प्रदीप जी कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता, माफ कीजिएगा। और सुनिए, एक को जीतना है, सभी नहीं जीतते। तो आपकी जो केंद्र में जो कमांड है, जो अगर वो कहती है हम ही सर्वा हैं, उन्होंने काम और फैसले ऐसे लिए, उन्होंने फैसले ऐसे लिए कि आपके ज्यादातर लोग
आप सुनिए ना, आपके ज्यादातर लोकसभा कैंडिडेट्स को उसका नतीजा भुगतना पड़ा, आपके ज्यादातर कार्डर्स के पॉलिटिकल करियर्स खत्म हो गए। जी बहुत पुरानी बात नहीं है। सोनिया गांधी जी मतलब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ती है, जितेंद्र प्रसाद उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बची हुई थी। जितेंद्र प्रसाद, वो अलग बात है कि जितेंद्र प्रसाद अध्यक्ष का चुनाव हारते हैं, तो अभी भी तो सब समिति से खुद ही बनाया है। आप जब तक रिवाइज नहीं करेगी, जब तक कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी में इस प्रकार के साइन नहीं आते। देखिए मैं कम से कम प्रिया दत्त को कोई नाइव नहीं मानता इंडियन पॉलिटिक्स में, जब वो सीधे तौर पर ये कहती हैं कि जैसा हम अब देख रहे हैं और स्टेट्स में होते कि ग्रास रूट लेवल्स पे जो कांग्रेस का वर्कर है उसकी पहुंच ही नहीं है सेंट्रल हाईकमांड तक, वो अपने विचार ही नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं 100 बॉटलनेक्स बीच में आ जाती हैं, एक डिस्कनेक्ट वो कहती हैं पार्टी के जो अंदर बन गया है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं पार्टी ने भुगता है। इसमें एक बात और ऐड करना, संजय निरुपम जो मुंबई से ही चुनाव हारे हैं, मुंबई से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने ये कहा था कि ऐसी हालत थी कांग्रेस की कि अगर नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ते तो वो हार जाते। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं अब इससे ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती प्रदीप जी। आप अगर आज भी मैंडेट को नहीं पहचानेंगे तो आप बाउंस बैक करेंगे कैसे? नेतृत्व पे बात करें तो ये एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं, कहीं ना कहीं नेतृत्व के ऊपर संकट है। और देखिए बिल्कुल देखिए सुनिए, रिजल्ट चाहता है, एक सेकंड, उसी का नतीजा ये इलेक्शन है। मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती, पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र होता, तो मुझे नहीं लगता कि संजय निरुपम, प्रिया दत्त या भंवरचंद शर्मा या मुस्तफा साहब या बीरेंद्र सिंह हरियाणा से ले लीजिए, या जो और लोग रिजेंटमेंट का स्वर जहां से आया है, ये लोग पब्लिक फोरम में जाके अपनी क्योंकि आज केंद्र में सेंट्रल हाई कमांड जब वीक हुई तो विद्रोह की आवाजें जो पहले दबी हुई थी वो अब कहीं ना कहीं उभर के सामने आई है। जी दुग्गल जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस तो मंथन करे कि कहां क्या दिक्कत आई। जहां तक मुझे नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी ने सदा जात पात की, धर्म की राजनीति की है। अगर आप सेंटर में देखें तो आप एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। अगर आप सेंटर में देखें तो इन्होंने आखिरी मोमेंट पे भी ये मोहम्मडन्स के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। आप हरियाणा की बात कीजिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दुग्गल जी को बोलने का है ना जी, तो उसमें यहाँ पे आप बात कीजिए कि जी आपकी रोहतक में आपकी चौधर रहेगी तो रोहतक ही सिमट कर रह गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जात पात की पार्टी है, जात पात की राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति करती है। लोग अब ये बातें समझ चुके हैं, इसलिए बहुत छोटे फैक्शंस में डिवाइड होके रह गई है। दुग्गल जी, ये अक्रॉस पार्टी लाइंस है, यह प्रॉब्लम अक्रॉस पार्टी लाइंस है। सुनिएगा, राजनाथ सिंह भी लखनऊ में कल जबार के पास गए थे, इसलिए गए, वहां जाकर उन्होंने भी मुस्लिम टोपी पहनी। राजनाथ सिंह भी लखनऊ में कल्बे जबार के पास गए थे, मौलाना के पास, किस लिए गए थे? अफकोर्स कहीं ना कहीं वोट बैंक है। अगर सोनिया गांधी कहीं ना कहीं, सुनिए ना, सोनिया गांधी अगर शाही इमाम जामा मस्जिद के पास जाती है तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज सीकिंग देयर रिलीजियस वोट बैंक यहाँ पर। लेकिन मोदी जी 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट दिया या नहीं दिया, वो बात करेंगे 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। 2004 में आपकी पार्टी हिंदुत्वता के एजेंडे पर आई थी आफ्टर बाबरी मस्जिद हैपेंड। व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज इट दुग्गल जी? इट्स अ फैक्ट रिटन डाउन इन हिस्ट्री। अभी आप देखिए जो हमारा इशू है आज, देखिए जो दरकती हुई हालत, उस पे मैं मैडम से एक सवाल करना चाहता हूं। अगर कांग्रेस मान लीजिए धर्म और जात पात की राजनीति करते हैं, नेचुरल नेताओं की विचारधारा भी यही होगी। अब हरियाणा में 10 सीटें थी, 4 लोग तो इन्होंने कांग्रेस वालों को टिकट दे दिया, चाहे सोनीपत से रमेश कौशिक हो, चाहे राविंदर जी। तो आप, मैं कम से चाहे धर्मवीर, मैं कम से कम आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हरियाणा विधानसभा जो चुनाव आएंगे उसमें आप कांग्रेस से आने वाले किसी आदमी को टिकट नहीं देने देंगे। आप विरोध करेंगे? बट देन दैट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और उठाऊंगा, नरवाल जी, दुग्गल जी माफ कीजिएगा, नरवाल जी आप आइएगा डिबेट में, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर अहम सवाल और उठता है कि जैसा कि हमने देखा कि ग्रास रूट्स लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं है। लेकिन मैं जहां अगर देखूं तो विकल्प क्या है आपके पास? अगर सोनिया राहुल नहीं तो पार्टी में और है कौन? सुनेगा, चिदम्बरम साहब गए, प्रणब मुखर्जी गॉन टू द राष्ट्रपति भवन, AK एंटनी, आई डोंट थिंक सो इज मतलब क्वालिटी लीडरशिप मटेरियल हु कैन लीड द पार्टी टू सक्सेस इन एनी नेशनल इलेक्शन। दिग्विजय
अगेन इज अ गॉन केस। तो ऐसे में आप, और चुंबकीय ताकत खुद अब पार्टी में नहीं, ना राहुल में नहीं, है ही नहीं। अब वो हम देख ही रहे हैं, नतीजा सामने है। सोनिया में कहीं है नहीं, प्राइम मिनिस्टर सोनिया कभी बनेंगी नहीं। तो ऐसे में आखिर होगा क्या? क्योंकि अरविंदर सिंह ने बड़ा सही सवाल उठाया। वो कहते हैं कि भाई कुछ भी कहो कि सबसे पहले सोनिया गांधी नंबर 1 है, नंबर 2 राहुल है। सवाल ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इस चीज के दो मतलब निकलते हैं कि नंबर 3 पे वो कहते हैं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो वाकई में इसका मतलब नंबर 3 कोई पार्टी में है ही नहीं। देखिए पवार साहब, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता नहीं है जी, और राहुल गांधी अगर नेतृत्व कांग्रेस का करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का उठना बड़ा मुश्किल है। अब Then what is the choice? सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व आएगा कहां से? वो कांग्रेस में से ही निकल के आएगा और कोई चुंबकीय नेतृत्व उनको चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो चापलूसों से जो घिरी हुई है, वो सभी ये चाहते हैं कि इन्हीं का नेतृत्व बनी रहे और तुम्हारी दुकानदारी चलती रहे, जो कि ये नहीं चलेगा। क्योंकि जनता समझ चुकी है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 5 साल उनको मिलेंगे। अगर ये हालात रहे तो उनको जनता 10 साल भी दे देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बड़ी क्षमता है, मैं फिर दोहराता हूँ उस बात को, और युवा नेतृत्व है। किसी न किसी चमत्कारिक नेतृत्व को उभर के आना पड़ेगा। अगर आता है तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से खड़ी होगी। और पुराना नरवाल जी, बड़ा पुराना इतिहास है, बाउंस बैक करने की पार्टी में क्षमता है। लेकिन मैं काफी परेशान हूं अपना सर खुजा खुजा कर। मुझे वो क्षमता, कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि राहुल सीम्स टू बी द ओनली हेयर अपीरेंट टू द थ्रोन। और वो क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे हमने पहले भी डिबेट्स में बातें की हैं, प्रियंका की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। शी माइट नॉट कम बैक इनटू, मतलब इनटू फुल टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड लीड द कमांड ऑफ कांग्रेस पार्टी एज सच। क्योंकि राहुल के अगर मैं कुछ 2-4 चीजों पर नजर डालता हूं, 2004 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ज्वाइन की थी। द मैन हैज नथिंग टू राइट होम अबाउट। और उसके अलावा 2007 में ही उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 2009 में आपको याद होगा कि उनको कैबिनेट का पोस्ट ऑफर किया था मनमोहन सिंह ने, उन्हें उसके लिए मना कर दिया। मतलब ही वांटेड पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 2010 में मनमोहन सिंह ने उन्हें कहा भाई आप कॉमनवेल्थ गेम्स की अपने हाथ में कमान संभाल लें, सो दैट जो आपके वालिद साहब ने 1982 में एशियन गेम्स संभाले थे, तो आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपीरियंस तो मिलेगा। बट ही अगेन शन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। और उसके बाद आप धीरे धीरे अगर आगे चले, भट्टा परसौल मामले में मानता हूं 2011 में छोटी सी एक झलक, दैट इज लाइक ऐसा लगता है किसी ने कह दिया कर दिया। जी जी जी। और आज सदन में नेता बनने की बात आई, उससे एब्सकॉन्ड कर गया। अच्छा, बिल्कुल ये सदन में काम करना चाहते हैं, इसलिए बैक किया। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए ना, सदन में क्या काम करेंगे? पिछले आप सुनिए कैसे किया। मैं 10 साल का रिकॉर्ड बताता हूं राहुल का। 10 साल में सिर्फ 43% अटेंडेंस। आप सुनिए मेरी बात सर, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। प्लीज बी काइंड इनफ टू लिसन टू मी। मैं सिर्फ कह रहा हूं 10 साल में 43% अटेंडेंस, और साहब उसके बाद 10 साल में सिर्फ वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2 बार बोले हैं, विच इज शेमफुल। और अच्छा, फॉर गॉड से कॉमन, सिर्फ सुनिए ना, जो आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, अक्सर कहते हैं उसमें वो चुप बैठे रहते हैं। एंड ही वाज कॉट लाइव रिसेंटली इन लोकसभा, ही वाज स्नूजिंग, ही वाज स्लीपिंग इन लोकसभा। लोकसभा में वो सो रहे थे, तो वो लोकसभा में करते ही क्या है? मुझे एक बार जब ममता बनर्जी जी रेल मिनिस्टर थी, एट दैट टाइम मुझे मौका मिला था रेल बजट वो सुनने का, और मैं भी वहां पे थी जो दर्शक दीर्घा में। एट दैट टाइम मेरा नजर यही था कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, हमारे लीडर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि राहुल गांधी जी और उनके पास वो अलवर से जो भंवर जितेंद्र, आई थिंक, हाँ जी, दोनों बैठ के वहां मोबाइल पे गेम्स खेल रहे थे सर वो। एंड इट वाज रियली वेरी शेमफुल। मुझे इतना बुरा लगा। For all I know, I might be wrong, but I might be wrong. For all I know, for all I know, सुनिए प्रदीप जी, for all I know, I might be wrong, but for all I know, Rahul Gandhi is 10th bencher in Lok Sabha. He doesn't sit right there up in the front. और उसके अलावा भी आप साहब देखिएगा, मनमोहन सिंह का जो फेयरवेल डिनर था, he wasn't present। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, समझते नहीं। और जब चुनाव का इतना खतरनाक रिजल्ट आया था कांग्रेस के खिलाफ, जब वो अपने कार्डर्स को, पार्टी मन को रेफर कर रहे थे, द मैन वाज स्माइलिंग टू अवे टू ग्लोरी। वहां पर मतलब फॉर गॉड सेक्स, आई मीन इट वाज वेरी बैड टेलीविजन फॉर हिम। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे सवाल खड़े होते हैं जब प्रदीप जी ऑपोजिशन में आ गए। चलो कोई बात नहीं, आपकी पार्टी में क्षमता है, उनको फिर से मौका मिला कि फ्लोर ऑफ द हाउस में कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। अगेन उन्होंने उस रिस्पांसिबिलिटी को शर्क किया, उससे दूर भागे। रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, कैसे लेते हैं? आप सुनिए, दोनों बातें ही
सुनिए आप प्रदीप लोग कहते जी, हैं। सुनिए 10 साल आपकी पार्टी पावर में थी, माफ कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, 10 साल आपकी पार्टी पावर में थी, तब राहुल कुछ नहीं कर पाए, जिम्मेदारी तो नहीं, अब संगठन में ऑपोजिशन काम में किया आकर है। महज 44 संगठन की सीटों के जिम्मेदारी साथ निभाई है उन्होंने, 5 सालों में कांग्रेस काम किया। 5 सालों में वो कौन सा जलवा दिखाने वाले हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि देश के लोगों को बड़ी उम्मीद है, हम भी चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी और पुरानी अपनी पार्टी नहीं है। सर, एक बात और है जी, कि जी। डेमोक्रेसी में एक कंस्ट्रक्टिव जो अपोजिशन है वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो कोई चेक नहीं होगा। बिल्कुल नरवाल जी, आपने सही कहा, और यही मैं अपनी डिबेट आज की क्लोज करना चाहूंगा। दैट इज वेयर आई लाइक टू क्लोज द डिबेट। आई एम रनिंग वे ओवर टाइम है, क्योंकि इस देश को कहीं ना कहीं जरूरत है सबसे बड़ी और पुरानी नेशनल पार्टी बाउंस बैक करे, पुरजोर ताकत से वापस आए, एंड ऑफ कोर्स Rahul somewhere down the line, somewhere smells some coffee and takes interest in active politics. If that is the only choice Congress party has of now. That will be all for tonight. Good night, people. Bye-bye. I'll be seeing you again tomorrow on Issue Tonight at 9. Bye.